सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टार्टिंग हुआ लेक्चर। और इंशाल्लाह अगर इस लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वो गूगल क्लासरूम से जो है वो आप पिकअप कर सकते हैं। लॉ ऑफ राइट क्या है? सेंट्रल एटम ऑफ ईच सेट ऑफ राइट एट एटॉमिक मास इक्वल टू द मीन masses ऑफ अदर टू एलिमेंट्स, यानी कि हर तीन एलिमेंट्स के सेट में जो दरमियान वाला एटम का मास होगा वो पहले एटम और तीसरे एटम के मास के मीन के बराबर होगा। It's mean what? Okay, let's suppose the mass of lithium is 7 and the mass of potassium is 39. तो मैं क्या करता हूँ, मैं 7 करता हूँ प्लस के साथ 39 and divided by 2 I got the mean value 23, and 23 is actually what? 23 is the atomic mass of the sodium atom. इस तरह से हम तीन एलिमेंट्स के सेट को अगर डिवाइड करते हैं कि पहले एटम के मास को थर्ड एलिमेंट के मास के साथ अरिथमेटिक मीन लेंगे तो हमें सेंट्रल एटम का मास जो है वो पता चल जाएगा। दिस लॉ was first ever proposed by the scientist Daubernier in 1829. डॉबेरियन ने ये तीन का कानून जो है वो 1829 में प्रपोज किया। इसी तरह अगर हम दूसरी एग्जांपल देखें तो यहाँ पे हमें ये बात क्लियर होगी कि लॉ ऑफ राइट जो है वो एक्चुअली तमाम एप्लीकेशंस, तमाम एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप दूसरे बॉक्स में देख रहे हैं तो सेकंड जो बॉक्स है दैट गिव्स एन एग्जांपल ऑफ अनदर सेट ऑफ राइट व्हिच इज क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। क्लोरीन का मास है 35.5, आयोडीन का मास है 127। तो मैं जब 35.5 को प्लस करता हूँ 127 से और डिवाइड करता हूँ 2 से तो आई गॉट द मीन वैल्यू 81। और जब हम ब्रोमीन का एटॉमिक मास देखते हैं तो ब्रोमीन का मास है 80। So it's been what the mean value is actually correct, but bromine mass is absolutely right this way. तो मसला क्या है? मसला ये है कि कभी भी पहले और तीसरे एलिमेंट के मासेस को सम करने के बाद अगर हम मीन लेते हैं तो वो सेंट्रल एटम के लिए स्टार्टिंग एलिमेंट्स के थ्रू एप्लीकेबल है। लाइक वो एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल के अंदर स्टार्टिंग में मौजूद है, टॉप पर मौजूद है, वहां पर तो लॉ ऑफ राइट एप्लीकेबल होता है। लेकिन जो एलिमेंट्स बॉटम लाइन में मौजूद है वहां पर ये लॉ अप्लाई नहीं होता। दैट इज व्हाई द लॉ ऑफ राइट व्हिच वाज प्रपोज्ड बाय जॉवेनियर वाज फेल्ड बिकॉज इट वाज एप्लीकेबल इन ओनली 3 केसेस, क्योंकि ये सिर्फ कुछ केसेस पर अप्लाई हो रहा था, ये पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल पर अप्लाई नहीं होता। The second law which we are going to discuss is the law of octave. And what is law of octave? The law of octave was proposed by scientist Newland in 1864. न्यूलैंड साहब क्या करते हैं कि तमाम एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज किया है कि उनके एटॉमिक मासेस पहले छोटे एटॉमिक मासेस होंगे और बाद में बड़े एटॉमिक मास होंगे। जैसे आप टेबल में देखें तो लिथियम का एटॉमिक मास है 7, इससे बड़ा मास होता है 9 विच इज ऑफ बेरिलियम, फिर मास है एल्यूमिनियम बोरॉन का विच इज 11, फिर मास है कार्बन 12, फिर 13 14 मास है नाइट्रोजन का, 16 अलग मास। तो असेंडिंग ऑर्डर में एटॉमिक मासेस के जरिए इन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया और इस तरह से ये क्लासिफिकेशन रखी है कि हर पहले एलिमेंट और 8वें एलिमेंट की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम है। मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट है व्हिच इज द लिथियम, and according to the lithium, according to the sequence from lithium, the 8th element will be sodium. अगर आप काउंट करें तो फर्स्ट लिथियम, सेकंड बेरिलियम, थर्ड बोरॉन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ नाइट्रोजन, सिक्स्थ ऑक्सीजन, सेवंथ क्लोरीन एंड एट्थ वन इज द सोडियम। तो लिथियम और सोडियम की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सेम है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं किसी और ग्रुप की, लेट्स सपोज पहला एलिमेंट है कार्बन और इसके अकॉर्डिंग सीक्वेंस में सिलिकॉन जो है वो 8वां एलिमेंट होगा, तो कार्बन और सिलिकॉन की प्रॉपर्टीज सेम होंगी। नाइट्रोजन फास्फोरस की केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, ऑक्सीजन सल्फर की केमिकल प्रॉपर्टीज। सो दिस इज व्हाट कि पहले एलिमेंट और आफ्टर स्मॉल इंटरवल 8वें एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज का सेम होना, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ ऑक्टेव। ये लॉ ऑफ ऑक्टेव कहलाता है। आई रिपीट, न्यूलैंड ने तमाम एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज किया है कि हर पहले एलिमेंट और 8वें एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सेम है। बट अनफॉर्चुनेटली दिस लॉ वाज आल्सो फेल्ड। ये लॉ भी फेल हो गया और इसके फेल होने के जो दो मेजर रीजंस हैं, द फर्स्ट इज दैट
कि न्यूलैंड टोटली इग्नोर्ड द आइडियल गैसेस, कि इन्होंने आइडियल गैसेस को टोटली इग्नोर कर दिया। अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखें तो हमें आइडियल गैसेस का एक अलग से ग्रुप नजर आता है, विच इज द ग्रुप नंबर 8A, और इस ग्रुप में तमाम की तमाम आइडियल गैसेस या नॉर्मल गैसेस मौजूद है, जिनमें सबसे पहले इस तरह फहरिस्त आती है हीलियम गैस, फिर नियॉन गैस है, हीलियम के बाद नियॉन है, फिर क्रिप्टॉन है, फिर xenon है, और फिर रेडॉन गैस है। All of these gases are actually present in the modern periodic table, but Newland ने इन आइडियल गैसेस को मॉडर्न पीरियोडिक अपने टेबल के अंदर कोई जगह नहीं दी। दैट वाज व्हाई कि ये लॉ भी जो है वो फेल हो जाता है। प्लस सेकंड फीचर जिसकी वजह से ये लॉ मजीद फेलियर का बायस बना, दिस इज फॉर दैट कि हाइड्रोजन वाजंट इंक्लूडेड इन दिस सीक्वेंस, कि इस सीक्वेंस में हाइड्रोजन भी जो है वो शामिल नहीं है। अगर हम इस टेबल में देखें तो हमें लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और पोटेशियम नजर आ रहे हैं, बट यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो कहीं पर मौजूद नहीं है। इस वजह से लॉ ऑफ ऑक्टेट भी जो है वो फेल हो। नाउ द थर्ड लॉ, third scientist who made contribution in order to give a table form in order to systematic study, provide a systematic study of elements. So the scientist is Mendeleev. तो मैंडलीव ने क्लासिफाई किस तरह किया एलिमेंट्स को, तो मैंडलीव कहते हैं स्टेटमेंट इसकी ये है जिस बुनियाद पर इसने क्लासिफाई किया, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स। इन्होंने तमाम एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज किया कि पहले वो एटम्स जिनका एटॉमिक मास कम है वो हैं, और उसके बाद जिन एटम का मास ज्यादा होगा उन्हें रखा गया। मसलन एक एटम है उसका एटॉमिक मास 1 है तो पहले है, उसके बाद एटॉमिक मास 2 है, फिर एटॉमिक मास 3, फिर एटॉमिक मास 4, ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, या हम कह सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस की बुनियाद पर मैंडलीव ने अपने टेबल को क्लासिफाई किया। अब मैंडलीव का जो टेबल है, तो मैंडलीव के बारे में याद रखेंगे कि मैंडलीव ने एक प्रॉपर शक्ल जो है वो टेबल की प्रोवाइड की है हमें, लेकिन यहाँ पे भी हमें बहुत से फायदे और बहुत से नुकसान जो है वो इस टेबल के नजर आए। तो पहले हम उन एडवांटेजेस की बात करते हैं कि वो क्या बातें थी, वो क्या चीज़ें थी जिसकी वजह से हम ये कह रहे हैं कि मैंडलीव का जो टेबल है वो बेहतर है और एप्लीकेबल है, तो उसके पर बात करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट कि इट हेल्प्ड इन द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। मैंडलीव के टेबल से हमें एलिमेंट्स को स्टडी करने में मदद मिली, मतलब हम आसानी जो है वो एलिमेंट्स को स्टडी कर सकते हैं। जैसे इनके पीरियोडिक टेबल में टोटल ग्रुप्स की तादाद 7 है, टोटल ग्रुप्स की तादाद 8 है, और पीरियड्स की तादाद जो है वो 12 है। तो इन 8 ग्रुप्स का मतलब ये है कि अगर ग्रुप 1 का एलिमेंट होगा तो उसके आखिरी शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा, ग्रुप 2 का एलिमेंट है तो आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 3 है तो आखिरी शेल। तो इस तरह से हमें एलिमेंट्स को स्टडी करने में आसानी हुई। प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स वर मेड पॉसिबल। वो एलिमेंट जो मैंडलीव के दौरे वक्त तक इजाद या डिस्कवर नहीं हुए थे, मतलब कोई इसे आइडेंटिफाई नहीं कर सका था, उन एलिमेंट्स के बारे में भी मैंडलीव ने प्रेडिक्शन की कि इन फ्यूचर ऐसा होगा कि ये एलिमेंट्स जो है वो डिस्कवर होंगे। मतलब एक ऐसा वक्त आएगा कि ये एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे। ना सिर्फ ये बताया कि ये एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे, बल्कि ये भी बताया कि उन एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, उनके नाम भी बताए, और मोर ओवर मैंडलीव ने उन एलिमेंट के एटॉमिक वेट्स भी बताए कि उनके वेट्स या एटॉमिक नंबर्स ये होंगे। तो ये बहुत बड़ा फायदा है मैंडलीव के टेबल का कि जो एलिमेंट्स उस वक्त तक डिस्कवर नहीं हुए थे, आने वाले वक्त में उनकी डिस्कवरीज के बारे में भी आगाही दी मैंडलीव। थर्ड एडवांटेज, it helps in the correction of many doubtful atomic masses। मतलब वो एटम जिनके एटॉमिक मासेस उस वक्त तक क्लियर नहीं थे, मतलब डाउटफुल थे कि इसका एटॉमिक मास 2 है या 2.5 है या 2.2 है, तो इन एटॉमिक मासेस को क्लियर करने के लिए पीरियोडिक टेबल में मैंडलीव ने क्लासिफिकेशन की और उनके एक्चुअल एटॉमिक मासेस जो है वो तमाम लोगों तक पहुंचाने में मैंडलीव का कारनामा जो है वो शामिल है। He arranged the elements in 8 vertical columns called groups। टोटल इन्होंने 8 ग्रुप्स के अंदर एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया और टोटल 12 पीरियड्स के अंदर इन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया। अब ये जो वर्टिकल कॉलम्स हैं ये क्या है, अगर हम पीरियड टेबल में देखें तो वर्टिकल कॉलम्स जो है इन्हें हम ग्रुप्स कहते हैं, और हॉरिजॉन्टल रॉज पे पाए जाने वाले एलिमेंट्स पीरियड्स के एलिमेंट्स कहलाते हैं। फिर पॉइंट मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ग्रुप नंबर इंडिकेट्स द वैलेंस नंबर,
कि अगर ग्रुप नंबर 1 ए का एलिमेंट है तो इट्स मीन इट हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट शेल, ग्रुप 2 है आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 3 है तो आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास मौजूद है। ये तो बात हो गई कि मैंडीज की टेबल के फायदे क्या थे। नाउ वी नीड टू टॉक अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ मैंडीज टेबल। इस टेबल के नुकसान क्या हैं? सबसे पहले ही डिडंट लास्ट स्पेसेस फॉर द आइसोटोप्स, यानी इन्होंने आइसोटोप्स के लिए कोई जगह अपने टेबल में नहीं छोड़ी। तो आइसोटोप्स किसे कहते हैं? तो आइसोटोप्स आर दोज एलिमेंट्स व्हिच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो सेम है लेकिन उनका मास नंबर जो है वो डिफरेंट होता है। लाइक लेट्स सपोज द एग्जांपल ऑफ द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एटम के 3 आइसोटोप्स होते हैं और ये 3 आइसोटोप्स हैं प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्राइटियम। प्रोटियम का एटॉमिक नंबर 1, ड्यूटियम का एटॉमिक नंबर भी 1, ट्राइटियम का एटॉमिक नंबर भी 1 होता है। जबकि प्रोटियम का एटॉमिक मास होता है 1, ड्यूटियम का एटॉमिक मास होता है 2, ट्राइटियम का एटॉमिक मास होता है 3। अब ये एलिमेंट कहलाते हैं आइसोटोप्स। आई रिपीट कि वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम डिफरेंट होगा मास नंबर वो कहलाते हैं आइसोटोप्स। तो मैंडलीव ने अपने टेबल में आइसोटोप्स के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। सेकंड, dissimilar atoms were placed in the similar groups। वो एलिमेंट जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिसिमिलर थी उन एलिमेंट्स को इन्होंने एक ही ग्रुप के अंदर प्लेस कर दिया जो कि नहीं होना चाहिए था। प्लस ये कि he failed to give the idea of atomic structure। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का आइडिया देने में भी फेल हो गया। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर किस तरह से आपको मालूम है कि न्यूक्लियस से सबसे पहले और इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और फिर इसके बाद ऑर्बिट्स होते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है। तो दिस इज कॉल्ड द एटॉमिक स्ट्रक्चर but Mendes was failed to talk about the idea of atomic structure। ये atomic structure का आइडिया नहीं दे सके। That position of lanthanide and actinide series were assigned in several places। मतलब lanthanide और actinide series को एक ही जगह पर इन्होंने अरेंज कर दिया। अब ये क्या बात है, याद रखिए lanthanide और actinide series के जो एलिमेंट्स हैं वो मोस्टली रेडियो एक्टिव हैं और अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखें तो ये बॉटम लाइन पे हमें नजर आते हैं। तो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज को इन्होंने एक ही जगह मुख्तस की। हालांकि ये दोनों सीरीज अलग अलग हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग हैं, फिजिकल स्ट्रक्चर्स अलग अलग होंगे, इनके जो एटॉमिक स्ट्रक्चर्स थे वो भी डिफरेंट है, लेकिन मेंडलीव ने इन तमाम एलिमेंट्स को एक ही जगह पर अरेंज किया। दिस वाज अ ड्रॉबैक। Fifth point कि he placed the elements of higher atomic weights before the lower masses। मतलब कि वो एटॉमिक मास, हमने स्टार्ट में बात की थी कि मैंडलीव का जो टेबल है दैट इज बेस्ड ऑन द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एटॉमिक वेट्स। मतलब वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक वेट कम होगा वो पहले आएंगे, जिनका वेट ज्यादा होगा वो बाद में आएंगे। मगर कुछ गलतियां हमें नजर आती है पीरियोडिक टेबल में। वो क्या है कि आर्गन जिसका एटॉमिक मास 40 है दैट वाज प्लेस्ड बिफोर पोटेशियम, उसे पोटेशियम से पहले रख दिया गया। मतलब आर्गन का एटॉमिक मास है 40, पोटेशियम का मास 39। तो होना क्या चाहिए, पोटेशियम को पहले होना चाहिए था और आर्गन को बाद में होना चाहिए था, लेकिन ये गलती यहाँ पर हमें नजर आती है। इसी तरह से एक और मिस्टेक भी हमें मिलती है कि टेलोरियम जिसका एटॉमिक मास 127.5 है उसे आयोडीन से पहले रखा गया, जबकि आयोडीन का मास जो है 127 होता है। सेकंड फीचर्स क्या है मैंडलीव की टेबल है, तो इट हैज वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप्स जिनकी टोटल तादाद है 8। इसी तरह से इट हैज 12 हॉरिजॉन्टल रॉस कॉल्ड पीरियड्स जिसकी तादाद जो है वो 7 है। एलिमेंट्स इन ईच ग्रुप हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सेम है, उन्हें एक ही ग्रुप में रखा गया। और वैकेंट स्पेसेस वर लेफ्ट फॉर द अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। वो एलिमेंट जो उस वक्त तक डिस्कवर नहीं हुए थे उनके लिए खाली जगह मैंडलीव ने अपने टेबल में छोड़ी। So wish you all the very best of luck।